तो स्ट्रक्चरल लिपिड्स अगर आप देखो तो स्ट्रक्चरल लिपिड्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और वो ग्लिसरॉल की कायरलिटी के अबाउट है। उसके बाद हम जो है वो इसको इन डिटेल देखते हैं। बच्चों ग्लिसरॉल के बारे में शायद मैंने ये पॉइंट पहले हाईलाइट किया है या नहीं, लेकिन आप इसको एक बार दोबारा देख लो कि अगर हम ग्लिसरॉल की कायरलिटी को ऑब्जर्व करें, इसमें कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो आप नॉर्मली ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि अगर आपके पास ये जो ग्लिसरॉल है इसका आप स्ट्रक्चर देखो तो इसका जो फर्स्ट कार्बन एटम है, लाइक अगर इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं तो आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे कि आपके पास ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज ए कायरल कार्बन। ए कायरल है ना, बिकॉज इसमें आपके पास ये जो कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो ये कार्बन एटम कायरल नहीं है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, सेकंड भी हाइड्रोजन के साथ है, थर्ड आपके पास ये वाला बॉन्ड है और फोर्थ पोजीशन पे ये। ठीक है, तो 2 पोजीशन पे आपके पास सेम ग्रुप अटैच है। इट मींस कि ये फर्स्ट कार्बन एटम आपके पास यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है, इसको आप क्या कहोगे, ए कायरल कार्बन को। नो, आप थर्ड कार्बन को देख लो, थर्ड कार्बन पे भी अगर आप जाके आइडेंटिफाई करो तो इसी तरह का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, अगेन हाइड्रोजन, OH ग्रुप और फिर आपके पास ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये भी ए कायरल है। अगेन कार्बन 3 भी ए कायरल है। कार्बन 2 की अगर बात करो तो कार्बन 2 पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, लेकिन थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप्स है ये सेम है। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी CH2OH ग्रुप अटैच है और इधर भी CH2OH ग्रुप अटैच है। ये देखो अगर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, इट मीन्स के थर्ड कार्बन एटम भी कायरल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो एक ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन एटम्स नॉर्मली ए कायरल कार्बन प्रेजेंट, इसमें जो है वो कायरलिटी नहीं है, ये ए कायरल कार्बन है यहाँ पे, कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। बट अगर आप फॉस्फोलिपिड की बात करो तो फॉस्फोलिपिड्स में आपका जो अल्कोहल है वो अल्कोहल सिंपल अल्कोहल नहीं होता, बल्कि फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल होता है। फॉस्फोलिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें आपके पास ग्लिसरॉल की फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप एज इट इज रहता है, लेकिन जो थर्ड कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ यहाँ पे। ठीक है, तो यू कैन से कि आपके पास जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ आके अटैच नहीं होते, बल्कि फॉस्फोलिपिड्स में आपके फैटी एसिड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ आके अटैच होते हैं। ऐसा ग्लिसरॉल जिसकी थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, फॉस्फेट। तो इन द केस ऑफ फॉस्फोलिपिड आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और फैटी एसिड ये 2 मोनोमर्स होंगे। इस केस में सिंपल ग्लिसरॉल यूज नहीं होगी, बिकॉज अगर सिंपल ग्लिसरॉल यूज हो और ये फैटी एसिड के साथ अटैच हो तो उस केस में आपके पास जो लिपिड्स बनेंगे वो ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स होंगे, वो फॉस्फोलिपिड्स नहीं होंगे। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स में आपके पास जो अल्कोहल है दिस इज फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब अगर आप ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को ऑब्जर्व करो तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के केस में भी आपका जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो कायरल कार्बन नहीं है, बिकॉज ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। थर्ड कार्बन एटम भी कायरल नहीं है, बिकॉज ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। बट इस केस में आपके पास जो मिडल कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज कायरल, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, यहाँ पे CH2OH ग्रुप है, बट यहाँ पे आपके पास CH2PO3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस केस में आपका ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है इसका सेंट्रल कार्बन एटम क्या बन गया, कायरल कार्बन। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें नॉर्मली कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, बट वंस उसके किसी एक ग्रुप की सब्सटीट्यूशन हो जाए और सब्सटीट्यूशन के बाद उसका नॉर्मल ग्रुप किसी और ग्रुप से रिप्लेस हो जाए और उसके बाद उसमें कायरलिटी का फिनोमिना जो है वो डेवलप हो, इस कंपाउंड को आप क्या कहते हो, प्रो कायरल कंपाउंड। यानी ऐसा कंपाउंड जो कि नॉर्मल सिनेरियो में कायरल नहीं है बट सब्सटीट्यूशन के बाद उसमें कायरलिटी डेवलप हुई है, उसको आप क्या कहते हो, प्रो कायरल कंपाउंड। सो यू कैन से कि ग्लिसरॉल इज एक्चुअली अ प्रो कायरल कंपाउंड। इसमें आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि नॉर्मली ये कायरल नहीं था, लेकिन जैसे ही इसकी थर्ड कार्बन एटम के ऊपर, थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हुआ है, तो उस केस में आपका ये ग्लिसरॉल किसमें कन्वर्ट हो गया, कायरल कंपाउंड में कन्वर्ट। ओके,
अब नॉर्मली आपने ये चीज पढ़ी है और ये काफी हद तक वाटर वाले चैप्टर में आपने ये पॉइंट क्लियर भी किया है कि आपके पास जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, ये मेम्ब्रेन लिपिड्स एम्फीपैथिक इन नेचर होते हैं, बिकॉज इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड वी ऑल नो कि जितने भी एम्फीपैथिक कंपाउंड्स होते हैं, उन एम्फीपैथिक कंपाउंड्स ने अपने थर्मोडायनेमिकली अपने आप को फेवरेबल रखने के लिए अपने स्ट्रक्चर को जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ जो है वो अलाइन करने के लिए बायलेयर या माइसील्स बनाते हैं। इसमें वही डायग्राम से इस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये आपके पास एक स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये हेड ग्रुप है जो कि पोलर इन नेचर है, ये नॉन पोलर इन नेचर है। नॉर्मली आपके पास जब आप इनको इस तरह से एक्वस मीडियम के अंदर देखते हो तो ये जब इंडिविजुअली या आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में इनके अराउंड वाटर का एक ऑर्डर्ड केज बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये लिपिड मॉलिक्यूल, ये आपके पास जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये एम्फीपैथिक कंपाउंड्स हैं, ये एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर दें तो जैसे जैसे ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे आपके पास ये ऑर्डर्ड केज जो है ये डिस्टर्ब होता जाएगा, यानी आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेक दीज स्ट्रक्चर्स थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल या एंट्रोपी को इंक्रीज करने के लिए आपके पास ये जो एंटीपैथिक कंपाउंड्स हैं ये माइसील्स या बायलेयर्स की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो दिस इज द रीजन कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बायलेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने वाले जो लिपिड्स हैं वो लिपिड नॉन पोलर नहीं है बल्कि वो एम्फीपैथिक इन नेचर है। इन लिपिड्स के लिए फेवरेबल जो फॉर्म है वो कौन सी है? बायलेयर। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि आपके नॉर्मल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो बायलेयर होता है, बिकॉज अगर वो बायलेयर स्ट्रक्चर ना होता तो उस केस में आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इसमें क्या करना था? डिसओबे करना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन फॉस्फोलिपिड्स को देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन लिपिड्स को हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, बिकॉज इसमें आपके पास जो है वो ग्लिसरोल एक पेरेंट शुगर है, बट ग्लिसरोल सिंपल ग्लिसरोल नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि इस केस में आपके पास जो पेरेंट स्ट्रक्चर होगा वो ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास ये ग्लिसरोल है और अगर इस ग्लिसरोल की थर्ड पोजीशन पे आपके पास जो है वो फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाए तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपके पास पेरेंट स्ट्रक्चर है ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट का, जिसकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर फैटी एसिड आके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद सपोज आपके पास फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर कोई फैटी एसिड आके अटैच होते हैं तो आपके पास ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे एक फैटी एसिड है और सेकंड पोजीशन पे भी एक फैटी एसिड है। तब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, तो ग्लिसरोल ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट और फॉस्फेटिडिक एसिड में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि सिंपल जब आपके पास यहाँ पे ये अल्कोहल इस तरह से प्रेजेंट थी, मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थी, इसमें आपके पास तीनों पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट था, तो उस केस में आपने इस अल्कोहल को कहा था कि ये ग्लिसरोल है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है ग्लिसरोल का। अगर इस ग्लिसरोल की थर्ड पोजीशन के ऊपर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन एज इट इज है, लेकिन थर्ड पोजीशन के ऊपर आपके पास जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो रिप्लेस हो गया किसके साथ? फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो इस केस में आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट। लेकिन अगर इस ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट का जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम है, जहां पे एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अवेलेबल है, जहां पे आके फैटी एसिड अटैच हो सकते हैं, ये फैटी एसिड आके यहाँ पे अटैच हो जाए तो उस केस में आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जितने भी आपके पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड, बिकॉज इनके फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर एक फैटी एसिड अटैच होता है, सेकंड कार्बन एटम के ऊपर एक फैटी एसिड अटैच होता है और थर्ड कार्बन एटम के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट होती है? ग्लिसरोल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आपके पास इनका जो पेरेंट स्ट्रक्चर है वो पेरेंट स्ट्रक्चर क्या है? फॉस्फेटिडिक एसिड। ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो हर किस्म के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर प्रेजेंट होगा। बट समटाइम्स आपके पास ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है ना, इसमें ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, इस फॉस्फेट ग्रुप का ये टर्मिनल हाइड्रोक्साइल ग्रुप फर्दर इसकी सब्सटीट्यूशन हो जाती है, यानी यहाँ पे आके मजीद कोई ग्रुप अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह
आप इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को सब क्लासीफाई कर सकते हो। फॉस्फेटैडिक एसिड का स्ट्रक्चर हर तरह के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर प्रेजेंट होगा। हर टाइप ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर आपके पास ये ग्लिसरॉल होगा, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे फैटी एसिड होगा, सेकंड पोजीशन पे फैटी एसिड होगा, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट होगा। बट समटाइम्स इस फॉस्फेट ग्रुप की फर्दर मॉडिफिकेशन की वजह से आपके पास यहाँ पे कोई और ग्रुप्स भी आके अटैच हो सकते हैं, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ग्रुप्स जो कि यहाँ पे अटैच होगा, आप ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को फर्दर क्या कर सकते हो, सब क्लासिफाई कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें ये वाला स्ट्रक्चर पेरेंट स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को पेरेंट स्ट्रक्चर इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज ये हर तरह के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर प्रेजेंट होगा। एंड द नेम ऑफ दिस पेरेंट स्ट्रक्चर इज फॉस्फेटैडिक एसिड। दिस इज फॉस्फेटैडिक एसिड। और एक्चुअली जो डिफरेंस है वो इस ग्रुप की वजह से हो रहा है। तो इस ग्रुप को आप क्या कहोगे, हेड ग्रुप, ठीक है। सो टाइप ऑफ हेड ग्रुप की बेस पे आप ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास ये एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है जिसका नेम है फॉस्फेटिडाइलकोलिन, ठीक है। ये आपके पास एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है, ये आपके पास एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है जिसमें आपके पास फॉस्फेटैडिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेरेंट स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर फैटी एसिड है, सेकंड के ऊपर फैटी एसिड है, थर्ड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये जो ब्लू कलर में स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर आपके पास फॉस्फेटैडिक एसिड है, ठीक है। तो आप इस फॉस्फोलिपिड को नेम कर सकते हो फॉस्फेटिडाइल। ये जो YL है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फॉस्फेटैडिक एसिड के साथ अभी मजीद कोई ग्रुप अटैच है, और वो ग्रुप हेड ग्रुप कौन सा है, कोलिन, ठीक है। तो आपके जो फॉस्फोलिपिड हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, उन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में से हम फर्स्ट टाइप को भी ऑब्जर्व करें विच इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसमें आपके पास फॉस्फेटैडिक एसिड में फॉस्फेट के साथ जो हेड ग्रुप है वहां पे कौन सी स्पीशी आके अटैच हुई है, कोलिन, ठीक है। एंड दिस कोलिन इज एक्चुअली अ नाइट्रोजनस बेस, जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक इथाइल ग्रुप है। दिस इज एन इथाइल ग्रुप अटैच विद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन तीनों पोजीशन पे एक एक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, कोलिन का स्ट्रक्चर है। तो दिस कोलिन विल मेक अ बॉन्ड विद फॉस्फेट ग्रुप। तो आपके पास इस तरह से जो फॉस्फोलिपिड बनेगा दिस विल बी फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है। तो ये पेरेंट स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे किया ना फॉस्फेटैडिक एसिड का। जी बच्चे, एसिड अटैच है किसके साथ, इथेनॉल अमाइन के साथ। तो अगर आपको पेरेंट स्ट्रक्चर का पता है और पेरेंट स्ट्रक्चर के साथ आपको ये चीज पता है कि इसके साथ कौन सा हेड ग्रुप आके अटैच हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि आपके पास कौन से टाइप ऑफ लिपिड जो है ये प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो पहले हमने कोलिन की अटैचमेंट के बाद देखा कि आपके पास जो लिपिड बनेगा वो फॉस्फेटिडाइल कोलिन होगा। इथेनॉल अमाइन की अटैचमेंट के बाद जो लिपिड बनेगा इट विल बी फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन। और अगर आपके पास यहाँ पे हेड ग्रुप में एक पूरा अमाइनो एसिड सीरीन अटैच हो जाता है, तो उस केस में आपके पास जो फॉस्फोलिपिड बनेगा इट विल बी फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ठीक है। तो सीरीन एक अमाइनो एसिड है जिसमें आपके पास एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, और अगर आप इसकी साइड चेन देखो तो इसमें CH2OH ग्रुप है, ठीक है। सो दिस OH ग्रुप विल मेक अ बॉन्ड विद OH ग्रुप ऑफ फॉस्फेटिक एसिड। और अगेन यहाँ पे आफ्टर द कंडेंसेशन रिएक्शन एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद दिस कार्बन आइटम विल मेक अ बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपके पास CH2CH NH3 एंड COO नेगेटिव, ठीक है। ये सीरीन को रिप्रेजेंट करें। तो अगर फॉस्फेटैडिक एसिड के साथ हेड ग्रुप सीरीन अटैच हो तो आपके पास जो बनने वाले फॉस्फोलिपिड्स होंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, उनको आप क्या कहोगे, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। इनको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज अभी भी यहाँ पे जो आपके पास पेरेंट स्ट्रक्चर में अल्कोहल है वो ग्लिसरोल, ठीक है। सो दीज आर दी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड विच मीन्स कि आपके पास ग्लिसरोल अटैच है फॉस्फेट के साथ, और फॉस्फेट के साथ जो है वो फर्दर किसी हेड ग्रुप की अटैचमेंट हो रही है। वो कोलिन हो सकता है, इथेनॉल अमीन हो सकता है, या फिर सीरीन हो सकता है। नेक्स्ट आप इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड ग्रुप्स आके अटैच हो सकते हैं फॉस्फेटैडिक एसिड के साथ। यहाँ पे एक पूरे का पूरा ग्लिसरोल ही आके अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉस्फेटैडिक एसिड का स्ट्रक्चर है, और इस फॉस्फेटैडिक एसिड के साथ अगर मजीद आप एक ग्लिसरोल को अटैच होता हुआ देखो, ये ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है कंटेनिंग 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप
तो अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे अटैच जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये यहाँ पे इस फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। तो अगेन यहाँ पे आपके पास कंडेंसेशन या एलिमिनेशन के बाद ये जो O है यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो इसी ग्रुप को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, विच इज फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास दिस टाइम ये ग्लिसरॉल के 3 कार्बन एटम्स हैं, जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम के साथ एक फैटी एसिड है और ये फैटी एसिड मोस्ट ऑफ द टाइम सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और सेकंड कार्बन एटम के साथ एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच है, और थर्ड कार्बन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप है, और फॉस्फेट ग्रुप में जिस स्पीशी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ ये हेड ग्रुप है, जिसको मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, सो लेट्स आइडेंटिफाई कि ये हेड ग्रुप जो है इसकी नेचर क्या है। इस केस में आपके पास जो हेड ग्रुप है, दिस हेड ग्रुप इज इनोसिटोल 4,5 डिसफॉस्फेट। बच्चों, इस इनोसिटोल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए इसे आपने ग्लूकोज के साथ कंपेयर नहीं करना। ग्लूकोज में आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि आपके पास जो पायरानोज रिंग थी ये हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर थी। इसमें आपके पास रिंग के एक कॉर्नर के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट थी? ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। बट जो इनोसिटोल रिंग है, इस इनोसिटोल रिंग को आप होमोसाइक्लिक ऑब्जर्व करोगे। इसमें रिंग के जो 6 पोजीशन है, सब पोजीशन के ऊपर कार्बन एटम ही प्रेजेंट है, इसलिए उनको यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया। ठीक है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट की तरह की रिंग ड्रॉ नहीं करनी, बल्कि इनोसिटोल में आपकी जो रिंग है उसकी 6 कॉर्नर के ऊपर कार्बन एटम ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो इनोसिटोल का स्ट्रक्चर है, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप ये चीज देखोगे, बट हमारे पास हेड ग्रुप में सिर्फ इनोसिटोल प्रेजेंट नहीं है। वी हैव इनोसिटोल 4,5 डिसफॉस्फेट, विच मीन्स कि इस इनोसिटोल के कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4 और कार्बन नंबर 5 के ऊपर एक एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे आप OH ग्रुप की जगह सकते हो, फॉस्फेट ग्रुप लगा सकते हो। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर होगा किसका? इनोसिटोल 4,5 डिसफॉस्फेट का, जो कि यहाँ पे इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो फॉस्फोलिपिड बनेगा, दिस विल बी फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 डिसफॉस्फेट, विच मीन्स कि आपके फॉस्फेटिडिक एसिड के स्ट्रक्चर में दिस वन फॉस्फेटिडिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, इसके साथ कौन सा हेड ग्रुप अटैच है? इनोसिटोल 4,5 डिसफॉस्फेट। इज इट क्लियर? लास्ट टाइप ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम नॉर्मली कार्डियोलाइपिन कहते हैं। ठीक है, कार्डियोलाइपिन इसका जो है वो कॉमन नेम है, लेकिन अगर आप वैसे इसका सिस्टमैटिक नेम देखो तो दिस इज डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। इट मीन्स कि इसमें आपके पास 2 फॉस्फेटिडिक एसिड अटैच होते हैं और एक ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। लाइक अगर इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा सिंपल आप लोगों के सामने ड्रॉ करूं, कि आप लोगों के पास यहाँ पे कार्डियोलाइपिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, यानी इसमें आपके पास हेड ग्रुप क्या है? ग्लिसरॉल, और 2 फॉस्फेटिडिक एसिड उसके साथ अटैच है। तो एक तरफ हम पहले एक फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। वी ऑल नो कि फॉस्फेटिडिक एसिड में आपके पास यहाँ पे एक फैटी एसिड अटैच होता है R1, यहाँ पे भी एक फैटी एसिड अटैच होता है R2, और इस केस में आपके पास यहाँ पे जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे एक फॉस्फेटिडिक एसिड ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें मैं अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज करूंगी। ये आपके पास फोर्थ कार्बन नंबर 1 है। ठीक है, और कार्बन नंबर 1 के साथ एक फैटी एसिड है। ये कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 2 के साथ एक फैटी एसिड है, और यहाँ पे आपके पास ये कार्बन नंबर 3 है और कार्बन नंबर 3 के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो ये दोनों फॉस्फेटिडिक एसिड है ना, ये भी फॉस्फेटिडिक एसिड है, ये भी फॉस्फेटिडिक एसिड है, और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख रही हूँ किसका? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। तो अब यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH CH2OH, ये फॉस्फेटिडिक एसिड, यहाँ पे भी फॉस्फेटिडिक एसिड और एक ग्लिसरॉल। समटाइम्स आपके पास ये जो फर्स्ट फॉस्फेटिडिक एसिड है, इसका OH ग्रुप ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच OH ग्रुप के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है, और यहाँ पे आपके पास ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, तो आपके पास फाइनली ये स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा
यहाँ पे आपके पास इसको अगर हम हाईलाइट करें, सपोज यहाँ से OH ग्रुप डिस्प्लेस हुआ है और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हुई है ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिएक्शन। सो दिस ऑक्सीजन विल मेक अ बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम। इसी तरह से अगर आपके पास इस ग्लिसरॉल का ये जो लास्ट कार्बन एटम है ये इसके साथ कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है, तो इस केस में आपके पास प्रोटॉन रिलीज हुआ, OH ग्रुप रिलीज हुआ, तो दिस कार्बन एटम यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगी। तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, कार्डियोलाइसिन या फिर डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपके 2 फॉस्फेटिडिक एसिड एक ग्लिसरॉल के थ्रू आपस में अटैच है, और ये फॉस्फोलिपिड किन मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास ये जो है एक फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये आपके पास सेकेंड फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है, दिस वन, और इनके दरमियान ये जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है ये एज अ ब्रिज एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक्चुअली ये वाला जो फॉस्फेटिडिक एसिड है ये इस केस में फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल के साथ अटैच है। ठीक है, तो आपके पास एक फॉस्फेटिडिक एसिड है प्लस फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल उसके साथ अटैच है, यानी ये फॉस्फेटिडिक एसिड यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल के साथ अटैच हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास कौन सा होगा, कार्डियोलाइसिन है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं स्फिंगोलिपिड्स को। आप लोगों को याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में जब लिपिड्स को एक्सप्लेन किया था तो मैंने ये चीज कही थी कि लिपिड्स आर एक्चुअली पॉलीमर्स ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड की टाइप्स तो हमें पता है कि ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे आप इनको सब क्लासिफाई कर सकते हो। इसी तरह से हमने अल्कोहल भी देखी थी कि आपके पास अल्कोहल 2 टाइप्स की हो सकती है, ग्लिसरॉल भी हो सकती है और आपके पास स्फिंगोसिन भी हो सकती है। अभी तक जो हमने लिपिड्स पढ़े हैं जिसमें हम लोगों ने स्टोरेज लिपिड्स में CAGs को डिस्कस किया, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स को, वैक्सीज को डिस्कस किया है, और स्ट्रक्चरल लिपिड्स में हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को डिस्कस किया है। इन सब के अंदर जो अल्कोहल प्रेजेंट थी वो अल्कोहल ग्लिसरॉल थी। लेकिन अब हम कुछ ऐसे लिपिड्स को पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्फिंगोलिपिड्स हैं, इनमें जो अल्कोहल प्रेजेंट होती है वो ग्लिसरॉल नहीं होती बल्कि कौन सी अल्कोहल होती है, स्फिंगोसिन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्फिंगोसिन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को जो है वो पॉइंट्स बताती हूँ जिनको आप माइंड में रखते हुए इसके स्ट्रक्चर को इजीली जो है वो ग्लिसरॉल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को याद है कि ग्लिसरॉल के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और तीनों कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम ग्लिसरॉल को कंपेयर करेंगे। तो ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें तीनों पोजीशंस के ऊपर आपके पास एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और इसको हम कंपेयर करेंगे ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को स्फिंगोसिन के साथ, ताकि आप लोग जो है वो इन दोनों को, इनमें डिफरेंस जो है वो हाईलाइट कर सको। स्फिंगोसिन आपके पास 18 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है। तो पहला डिफरेंस ये हुआ कि आपके पास ग्लिसरॉल में 3 कार्बन एटम्स थे, लेकिन स्फिंगोसिन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, 18 कार्बन एटम। ठीक है, इसमें 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसमें आपके पास कितने हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं, 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप अटैच नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपके पास एक अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन इस केस में फुली सैचुरेटेड है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 18 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि किन कार्बन एटम्स के ऊपर OH ग्रुप है, किन कार्बन एटम के ऊपर NH ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, और कहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्फिंगोसिन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए पहले मैं 18 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन ड्रॉ करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, ये 18 कार्बन कंटेनिंग एक हाइड्रोकार्बन चेन है, और इस हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स की पोजीशन को देखिएगा, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है और दूसरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप
कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक OH ग्रुप कार्बन 1 पे लगा रही हूँ और दूसरा OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 यहाँ पे लगा रही हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने 18 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन ड्रॉ की, जिसके कार्बन 1 और 3 के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और नेक्स्ट हमें ये चीज पता है कि इसमें एक अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो लेट्स आइडेंटिफाई कि अमाइनो ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। अमाइनो ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आप एक अमाइनो ग्रुप लगा दो, और जो डबल बॉन्ड है आपके पास वो कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान, दिस वन। तो ये आपके पास स्टिंजोसीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। एक बार दोबारा अगर आप इस चीज को देखो तो स्टिंजोसीन इज एक्चुअली एन अमाइनो अल्कोहल। इसे अमाइनो अल्कोहल इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ साथ अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टिंजोसीन इज एन एग्जांपल ऑफ अमाइनो अल्कोहल। इस अमाइनो अल्कोहल में टोटल 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 3, एक अमाइनो ग्रुप है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, और एक ही आपके पास डबल बॉन्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ ग्लिसरॉल के केस में आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि आपके पास ये जो अल्कोहल है, इसकी तीनों पोजीशन के ऊपर जो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसिड के ऊपर आके इसके जो तीनों कार्बन एटम्स हैं इन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इन हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर फैटी एसिड जाके ईस्टर बॉन्ड बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक फैटी एसिड आएगा, ठीक है, और ये फैटी एसिड कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बना देगा। दूसरा फैटी एसिड भी आके अटैच हो सकता है, और यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद सेकंड ईस्टर बॉन्ड बन सकता है। तीसरा फैटी एसिड आके अटैच होगा, और यहाँ पे आपके पास थर्ड ईस्टर बॉन्ड बन सकता है। यानी ग्लिसरॉल के केस में 3 ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पे फैटी एसिड आके अटैच होके 3 ईस्टर बॉन्ड्स बना सकते हैं। बट स्टिंजोसीन में आपके ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं, ये फैटी एसिड को एक्सेप्ट नहीं करते। स्टिंजोसीन में आपके फैटी एसिड की अटैचमेंट हमेशा अमाइनो ग्रुप के साथ होती है। तो इस केस में जो बॉन्ड बनता है वो फिर ईस्टर बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि कौन सा बॉन्ड होगा? अमाइड बॉन्ड। बिकॉज जब फैटी एसिड आएंगे तो फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे इस अल्कोहल की अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, और हमने ये अमाइनो एसिड्स में पढ़ा था कि जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये कंडेंसेशन आपके पास एक स्पेसिफिक बॉन्ड बनाती है, विच इज अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपके पास बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? अमाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपने माइंड में रखने हैं कि ग्लिसरॉल में आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन के पास 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और इन तीनों हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर फैटी एसिड आके ईस्टर बॉन्ड्स बना सकते हैं। बट स्टिंजोसीन इज एन अमाइनो अल्कोहल कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड 1 अमाइनो ग्रुप, एंड इन दिस अल्कोहल आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर फैटी एसिड आके अटैच नहीं होते, बल्कि फैटी एसिड की अटैचमेंट कहाँ पे होती है? अमाइनो ग्रुप के साथ होती है। यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड्स नहीं बनते, बल्कि आपके पास जो बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइनो ग्रुप, उसको आप क्या कहते हो? अमाइड बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड तब बनता है जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अल्कोहल की कंडेंसेशन से बनने वाला बॉन्ड ईस्टर होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप की कंडेंसेशन से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? अमाइड बॉन्ड। तो जब आपके पास इस अल्कोहल में किसी किस्म का कोई फैटी एसिड अटैच नहीं है तो तब भी अल्कोहल आपके पास स्टिंजोसीन थी। लेकिन जैसे इसके साथ फैटी एसिड आके अटैच होगा, इसके लिए हम नेम यूज करते हैं सीरामाइड। ये किसमें कन्वर्ट हो गई? सीरामाइड में कन्वर्ट हो। एज यू कैन सी हेयर इस स्ट्रक्चर के अंदर कि यहाँ पे आपके पास ये सीरामाइड है, जिसमें आपके पास ये स्टिंजोसीन है, और स्टिंजोसीन के पास आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, सेकंड पे NH ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप के साथ एक फैटी एसिड है, और यहाँ पे आपके पास ये OH ग्रुप भी है। नाउ जस्ट लाइक द ग्लिसरोलिपिड्स, आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी ना कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में भी आपके पास जो है वो समटाइम कोई हेड ग्रुप आके अटैच हो जाता है। उसी तरह से स्टिंजोलिपिड्स में भी हेड ग्रुप की अटैचमेंट हो सकती है, और ये अटैचमेंट कहाँ पे होती है? कार्बन नंबर 1 के साथ जो अटैच हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, समटाइम्स वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किसी और ग्रुप के साथ। ठीक है, तो जोन सा ग्रुप यहाँ पे आके अटैच होगा उसकी बेस पे हम स्टिंजोलिपिड्स को फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे हेड ग्रुप में आके फॉस्फोकोलिन अटैच हो जाए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वही कोलिन है जिसको इससे पहले हमने डिस्कस किया था, बट दिस टाइम कोलिन अकेली नहीं आई बल्कि उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी है। ठीक है, तो दिस इज फॉस्फोकोलिन, जो कि आपके यहाँ पे ये जो सीरामाइड है इसके फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ क्या करती है? कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है,
तो यहाँ से अगर प्रोटॉन रिलीज होता है और यहाँ पे आपके पास फॉस्फेट के पास ये ग्रुप था ना, OH ग्रुप अगर यहाँ से रिलीज होता है तो दिस फॉस्फेट विल मेक अ बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपके पास अगर फॉस्फोकोलिन इस स्फिंजोसिन के साथ अटैच होगी तो तब आपके पास जो स्फिंजोलिपिड बनेंगे उनको आप स्फिंजोमाइलिन कहो। ठीक है, तो स्फिंजोलिपिड में आपके पास एक टाइप है स्फिंजोमाइलिन की। इससे पहले हमने सीरामाइड डिस्कस की है। सीरामाइड एक ऐसा स्फिंजोलिपिड है जिसमें किसी किस्म का हेड ग्रुप अटैच नहीं, यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप फ्री होता है। ठीक है, सीरामाइड में किसी किस्म का हेड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ये ऐसे स्फिंजोलिपिड है जिसमें आपके पास स्फिंजोसिन के अमाइनो ग्रुप के साथ एक फैटी एसिड अटैच है, बट समटाइम्स आपके पास ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यहाँ पे कोई मजीद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं। अगर वो ग्रुप फॉस्फोकोलिन है तो इस केस में बनने वाला स्फिंजोलिपिड स्फिंजोमाइलिन होगा। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे जो हेड ग्रुप है उसमें ग्लूकोज अटैच होगी तो तब आपके पास जो स्फिंजोलिपिड बनेगा उसको आप कहोगे दिस इज सेरिब्रोसाइड। अगर ग्लूकोज के अलावा कोई डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है, लेकिन वो डाई और ट्राइसेक्राइड लीनियर है, उस केस में आप उसे ग्लोबोसाइड कहोगे। और अगर आपके पास कोई ब्रांच शुगर अटैच है, ब्रांच मीन्स कि आपके पास लीनियर पॉलीसेक्राइड चेन के साथ साथ यहाँ पे कोई ब्रांच पॉइंट भी अटैच है, तो उस केस में गैंग्लियोसाइड। ठीक है, तो स्फिंजोलिपिड की फर्दर कितनी टाइप्स हैं? सेरिब्रोसाइड, सॉरी सीरामाइड जिसमें कोई हेड ग्रुप नहीं है, स्फिंजोमाइलिन जिसमें फॉस्फोकोलिन एज अ हेड ग्रुप है, ग्लोबोसाइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट एज अ हेड ग्रुप है, वो कार्बोहाइड्रेट डाई ट्राई या टेट्रासेक्राइड है, सेरिब्रोसाइड जिसमें सिंपल कोई मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है, वो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज भी हो सकती है, गैलेक्टोज भी हो सकती है, और फाइनली आपके पास ये गैंग्लियोसाइड भी हो सकते हैं अगर आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड यहाँ पे अटैच हो हेड ग्रुप के तौर पे। ग्लूकोज, इसी तरह से डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड और कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो आप कह सकते हो कि एक्चुअली जो आपके पास सेरिब्रोसाइड्स हैं, ग्लोबोसाइड्स हैं और गैंग्लियोसाइड्स हैं, इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर दी ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड। ये ऐसे स्फिंजोलिपिड्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होती हैं। अगर ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड में मोनोसेक्राइड अटैच होंगी तो उनको आप सेरिब्रोसाइड कहोगे, और अगर आपके पास डाइसेक्राइड होंगी तो वो ग्लोबोसाइड हो जाएगी। इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड है तो उन्हें आप गैंग्लियोसाइड कहोगे। लेकिन ये 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि स्फिंजोलिपिड के साथ अटैच हो सकते हैं एज अ हेड ग्रुप। जबकि प्रीवियसली आपने देखा था कि आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप कंटेनिंग हेड ग्रुप अटैच हुआ था। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो सकती है स्फिंजोफॉस्फोलिपिड में, यानी ऐसे स्फिंजोलिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अगर आप सीरामाइड को देखो तो सीरामाइड में किसी किस्म का ना तो कार्बोहाइड्रेट था ना ही फॉस्फेट ग्रुप था। सीरामाइड आपके पास एक न्यूट्रल लिपिड है, एक जो है वो आप कह लो कि नॉन मॉडिफाइड लिपिड है। बट अगर आपके पास सीरामाइड में जो हेड ग्रुप है वो फॉस्फोकोलिन हो तो इस केस में आपके पास हेड ग्रुप में एक फॉस्फेट कंटेनिंग ग्रुप अटैच हुआ है ना, तो आप कह सकते हो कि ये स्फिंजोलिपिड स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स हैं, क्योंकि आप हेड ग्रुप में आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप भी है। और अगर हेड ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट आके अटैच हो जाए तो उस केस में स्फिंजोलिपिड को आप ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड भी कह सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जो है वो अटैचमेंट करवाई क्यों जा रही है। तो इसमें एग्जांपल हम ब्लड सेल्स की ले लेते हैं कि क्यों स्फिंजोलिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच क्यों करवाए जाते हैं, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू दी स्फिंजोलिपिड। एक्चुअली ये जो कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट है ये इन स्फिंजोलिपिड्स को एक इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रेड ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर कोई स्फिंजोलिपिड प्रेजेंट है, और उस स्फिंजोलिपिड के ऊपर आपके पास पहले जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज अटैच हुआ है जिसको आप यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट गैलेक्टोज रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, जिसको आप येलो कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोज प्रेजेंट है, यानी आपके पास ये एक पेंटासेक्राइड ब्रिज आप ऑब्जर्व कर रहे हो जो कि इस केस में प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैलेक्टोज एंड फाइनली यहाँ पे आपके पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, दिस वन। नाउ
ये आपके पास रेड ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एक स्पिंडोलिपिड है और स्पिंडोलिपिड के ऊपर एक हेड ग्रुप अटैच हुआ है, जिस हेड ग्रुप में पहली शुगर आपके पास ग्लूकोज है, सेकेंड शुगर आपके पास गैलेक्टोज है, थर्ड शुगर आपके पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है और फोर्थ शुगर अगेन आपके पास गैलेक्टोज है, जिसके साथ कौन सी शुगर अटैच है, ग्लूकोज। ठीक है, तो इनके अटैचमेंट के बाद आपके पास अब इस रेड ब्लड सेल ने स्पेसिफाई करना है कि इसके ऊपर कौन सी एंटीजन आके अटैच होगी। अगर इस तरह का एक पेंटासेक्राइड आके अटैच होगा तो ये रेड ब्लड सेल ना तो ए एंटीजन को बाइंड कर सकता है और ना ही ये बी एंटीजन को बाइंड कर सकता है। इट मीन के इस केस में इस रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन बाइंड नहीं करेगी और उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। बट अगर इसी पेंटासेक्राइड ब्रिज के ऊपर आपके पास एक मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाए एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन का, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन के अटैचमेंट के बाद अब इसके ऊपर एंटीजन ए आके अटैच हो सकती है और इस केस में उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। और अगर आपके पास इस स्ट्रक्चर के आगे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन की जगह गैलेक्टोज आके अटैच हो जाता है, यहाँ पे इनके ये कोड्स गिवन है, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे कौन सी एंटीजन आके अटैच होगी, बी एंटीजन, और उस पर्सन का ब्लड क्या होगा, बी होगा। इट मीन अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू दी सेल सरफेस लिपिड्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो एसोसिएटेड लिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स, उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट यहाँ पे डिफरेंट एंटीजन की बाइंडिंग को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो जोन सी टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होगी उसी तरह का उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रहे हैं ये किसी पर्पज के लिए अटैच हो रहे हैं। इनकी अटैचमेंट आगे से जो है वो एक खास किस्म का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी और वो रिस्पॉन्स यहाँ पे कौन सा है, स्पेसिफिकेशन आपका ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट आपके पास लास्ट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं जिनको हम स्टीरोल्स कहते हैं, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपके जो एनिमल सेल्स हैं उन एनिमल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कुछ लिपिड्स आपने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पढ़े हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल, इथेनोलामीन, इन सबको बताया, और उसके बाद आपने स्फिंगोलिपिड्स देखे हैं, और लास्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस चीज को, स्टीरोल को, स्फिंगोलिपिड्स, और थर्ड टाइप है आपके पास किसको, स्टीरोल। ठीक है, अब स्टीरोल्स होते क्या हैं, स्टीरोल्स आपके पास ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर एक स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज स्टीरॉयड न्यूक्लियस और किस टाइप के स्टीरोल आपके जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टीरॉयड न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास 4 फ्यूज्ड रिंग्स का एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें से 2 रिंग्स जो है वो इस तरह से आपस में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड शेयर करते हैं। ठीक है, इन 4 रिंग्स में से 3 रिंग्स आपके पास जो है वो क्या है, 6 कार्बन रिंग्स है, हेक्सागोनल है, और एक रिंग आपके पास जो है वो 5 कार्बन रिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये फ्यूज है। फ्यूज का मतलब ये है कि आपके पास ये रिंग एक पोजीशन के ऊपर कार्बन कार्बन बॉन्ड को शेयर करती है। अगर ये आइसोलेटेड होती तो इस तरह होती, लेकिन फ्यूजन का मतलब ये है कि ये वाला बॉन्ड ये शेयर करती है, विच मीन्स कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये दोनों रिंग्स के अंदर प्रेजेंट है, इसको आप फ्यूज रिंग कहते हो। इसी तरह से जो थर्ड रिंग है वो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इस रिंग के साथ, रिंग बी के साथ शेयर करती है, इस तरह से इसके साथ फ्यूज होती है। और ये 3 आपके पास 6 मेंबर रिंग है और ये एक 5 मेंबर रिंग है जो कि अपना ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इसके साथ शेयर करेगी। तो रिंग ए, बी, सी एंड डी, ये 4 रिंग्स का जो फ्यूज एक स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कहते हो, स्टीरॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, और ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस जिन लिपिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है उन लिपिड्स को आप क्या कहते हो, स्टीरोल। तो हम यहाँ पे एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट स्टीरोल को डिस्कस करेंगे, और एनिमल सेल्स के अंदर जो स्टीरोल प्रेजेंट होता है दिस स्टीरोल इज कोलेस्ट्रोल। ठीक है, तो लेट्स कंपेयर कि आपके पास एनिमल सेल के अंदर जो स्टीरॉयड होता है उसके अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है। ऑब्वियसली ये फ्यूज रिंग सिस्टम तो प्रेजेंट होगा, लेकिन इस फ्यूज रिंग सिस्टम के अलावा इस कोलेस्ट्रोल के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ वेरिएशन भी होती है। तो अगर आप यहाँ पे कोलेस्ट्रोल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को आइडेंटिफाई करोगे कि यस, जस्ट लाइक द ऑल अदर स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रोल के स्ट्रक्चर में भी आपके पास ये फ्यूज रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें 3 6 मेंबर रिंग्स होती हैं और एक आपके पास 5 मेंबर रिंग होती है। तो दिस इज रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी एंड रिंग सी। लेकिन कोलेस्ट्रोल के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन भी होती है, उन मॉडिफिकेशन को आप नोट कीजिएगा कि फर्स्ट मॉडिफिकेशन आपके पास ये है कि रिंग ए में आपके पास जो थर्ड कार्बन एटम है, लाइक अगर इनकी आप जो है वो नंबरिंग की बात करो तो नंबरिंग आप इस तरह से कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये जो आपके पास 2 फ्यूज रिंग्स हैं, पहले आप इनकी नंबरिंग कंप्लीट करोगे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद आप यहाँ से जो है वो थर्ड रिंग की तरफ मूव करोगे, विच इज 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल की जो स्टीरोल रिंग है उसके अंदर टोटल कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 17 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें ओवरऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 17। अब इसमें जो मॉडिफिकेशंस हैं, किस किस कार्बन एटम के ऊपर कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो आप लोगों ने साथ साथ नोट करते जाना है। पहली मॉडिफिकेशन जो आप कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करते हो वो क्या है? कार्बन नंबर 3 के ऊपर आपके पास एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को लिख लेते हैं कि आपके पास पहली मॉडिफिकेशन है अटैचमेंट ऑफ अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3। सेकेंड मॉडिफिकेशन है आपके पास अनसैचुरेशन बिटवीन कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। थर्ड मॉडिफिकेशन है आपके पास कि जहां जहां ये जंक्शन है, फ्यूजन है, वहां वहां एक एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। लाइक एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होगा CH3 और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा CH3। ठीक है। और लास्ट पे आपके पास ये जो 17 कार्बन एटम है, इस 17 कार्बन एटम के ऊपर 8 कार्बन कंटेनिंग एक अल्काइल चेन प्रेजेंट होती है। 1 2 3 4 5 6 7। इस 8 कार्बन कंटेनिंग फ्रेगमेंट में से 7 कार्बन एटम इस तरह से लीनियर प्रेजेंट होते हैं और 8 कार्बन एटम आपका यहाँ पे ब्रांच पॉइंट के तौर पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आप कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें आपने पहले एक फ्यूज रिंग सिस्टम ड्रॉ करना है जिसमें 4 रिंग्स है, 3 रिंग 6 कार्बन कंटेनिंग है और एक रिंग 5 कार्बन कंटेनिंग है। उसके बाद आपने जो है वो कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप ड्रॉ करना है, कार्बन 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड। जहां जहां आपके पास फ्यूजन है वहां वहां आप एक मिथाइल ग्रुप को ड्रॉ करोगे और फाइनली जो रिंग 17 है उसके ऊपर एक कार्बन कंटेनिंग फ्रेगमेंट इस तरह से ब्रांच पॉइंट में आप क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरोल। नाउ ये कोलेस्ट्रॉल अगर आप कंपेयर करो तो ये एक एम्फीपैथिक कंपाउंड है। इट मीन कि इसमें आपके पास एक तरफ पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट है और बाकी आपके पास ये नॉन पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की नेचर क्या है? एम्फीपैथिक नेचर है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। लाइक वी ऑल नो कि आप अगर यहाँ पे वाटर की एग्जांपल लेके इस चीज को क्लियर करो तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर फ्लूइड इन नेचर है। ठीक है। और अगर आप किसी फ्लूइड को बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर रखो तो उसके फ्रीज होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज लो टेम्परेचर के ऊपर आपके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत क्लोजली एसोसिएट हो जाते हैं। लाइक पहले अगर आपके पास इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की कंपोजिशन इस तरह की थी कि आपके पास मॉलिक्यूल्स क्लोज तो थे लेकिन इतनी टाइट पैकिंग नहीं थी। लेकिन अगर आपने इस मेम्ब्रेन को 37 डिग्री सी से उठा के 5 डिग्री सी पे रखा तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो बहुत ही क्लोज पैकिंग हो जाएगी। एंड वी ऑल नो कि आपके पास ये जो फिजिकल स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो आपके पास फिजिकल स्टेट गैस होगी। अगर मीडियम डिस्टेंस है तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और अगर बहुत क्लोज पैकिंग है तो आपके पास वो स्ट्रक्चर सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं अगर आप बॉडी के टेम्परेचर को लो करो तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी फ्लूइड नेचर से सॉलिड नेचर में जा सकती है। ठीक है। यानी ये फ्रीज हो सकती है। तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिपिड प्रेजेंट होता है जिस लिपिड को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। और एक्चुअली ये कोलेस्ट्रॉल लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर को कैसे मेंटेन रखता है? बिकॉज ऑफ इट्स एम्फीपैथिक नेचर। लाइक यहाँ पे आप ये देखते हो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये इसके हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप बीइंग अ पोलर मॉलिक्यूल इन पोलर ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन डेवलप करेगा और इसका ये जो फ्यूज रिंग सिस्टम है, ये जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है, ये इन रिंग्स के दरमियान जो है एडजेसेंट पोजीशन पे ये अपने आप को क्या कर लेगा? यहाँ पे परपेंडिकुलरली इन्फ्यूज कर लेगा। तो जितना कोलेस्ट्रॉल आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा उतना ही इन लिपिड्स की एडजेसेंट लिपिड की क्लोज पैकिंग के चांसेस कम होते जाएंगे।
तो दिस इज द रीजन कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो उस केस में आपकी जो मेम्ब्रेन्स है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन हाई होना शुरू हो जाती है। क्यों हाई होना शुरू हो जाती है? बिकॉज इस कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है कि वो इन लिपिड्स की पैकिंग को क्लोज नहीं होने देगा और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को क्या कर देगा, फ्लूइड नेचर में रखेगा, उनको सॉलिडिफाई नहीं होने देगा, उनको फ्रीज नहीं होने देगा। तो ये लो टेम्परेचर पे मैंने बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर है उसको मेंटेन रख सकता है। बट अगर आप टेम्परेचर 37 से बढ़ा के 40 तक कर दो तो तब भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है ना। बिकॉज अगर आप सिंपल किसी लिक्विड की एग्जांपल लेते हो और हाई टेम्परेचर पे देखते हो तो उसकी जो फ्लूइड नेचर है वो मजीद फ्लूइड हो जाती है, यानी उसके अंदर जो लिपिड्स है उनके अंदर रैंडमनेस क्रिएट हो जाती है, ज्यादा कोलिजन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल हाई टेम्परेचर के अंदर भी क्या करता है, इन फैटी एसिड्स के दरमियान जो कोलिजन है इनके चांसेस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जितना ज्यादा लिपिड यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा बिटवीन द एडजेसेंट फॉस्फोलिपिड, उतने ही इन फॉस्फोलिपिड्स की आपस में कोलिजन के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर को मेंटेन रखता है, बिकॉज लो टेम्परेचर के ऊपर ये मेम्ब्रेन को फ्रीज नहीं होने देता और हाई टेम्परेचर पे जो मेम्ब्रेन्स है उनके फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान जो कोलिजन है उसके चांसेस को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, ताकि जो एक नॉर्मल टेक्सचर है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो हर तरह के टेम्परेचर के ऊपर क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, ये एक फंक्शन था कोलेस्ट्रॉल का। बट कोलेस्ट्रॉल कैन समटाइम आल्सो एक्ट एज द प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स पे मैं अब नहीं जा रही, आप लोग सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही देखिएगा, लेकिन इसको सिर्फ आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे कि एक्चुअली आपके पास जो बाइल एसिड्स हैं, ये एक बाइल एसिड का स्ट्रक्चर है टॉरोकोलिक एसिड, इसमें भी आपके पास ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो एक्चुअली इसका जो पेरेंट कंपाउंड है वो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, सिमिलरली आपके जितने भी जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनमें भी ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जितने भी स्टीरॉयड कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, चाहे वो आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं या फिर आपके वो बाइल एसिड्स हैं, उनको बनाने के लिए जो पेरेंट कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, कोलेस्ट्रॉल। सो वी कैन से कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से नोटोरियस है अपने बैड इफेक्ट्स की वजह से, लेकिन एक नॉर्मल बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको मेंटेन रखने में इसके बेनिफिशियल रोल्स भी हैं। ये प्लाज्मा में फ्लूइडिटी को भी मेंटेन रखता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स के प्रिकर्सर के तौर पर भी एक्ट करता है और बाइल एसिड के प्रिकर्सर के